24 जून की वो रात जब दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनर अपनी ही बेडरूम में सांस के लिए तरस गया। 25 जून 2009 एम्बुलेंस आई, लेकिन सवाल ये है उसके आने से पहले उस बेडरूम के अंदर क्या हुआ था। स्वागत है आपका कहानी असली है चैनल पर, जहां आज हम माइकल जैक्सन की मौत की असली कहानी जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रोपोफॉल नाम की एक दवा, एक लालची डॉक्टर और एक बदनाम म्यूजिकल कॉन्ट्रैक्ट शामिल है। माइकल जैक्सन एक ऐसा नाम जिसे दुनिया किंग ऑफ पॉप कहती थी। उनकी हर परफॉर्मेंस में एक जादू था। उनके फैंस के लिए वो सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक लेजेंड थे। लेकिन सोचो, जिस इंसान ने सबको खुश और कॉन्फिडेंट होकर नाचना गाना सिखाया, वो खुद बिल्कुल अलग लाइफ जी रहा था। माइकल का बचपन उतना रोशन नहीं था जितना उनका नाम बन गया। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तभी उन्हें जैक्सन 5 ग्रुप में डाल दिया गया। बचपन खेलने कूदने का होता है, लेकिन माइकल के लिए वो स्टेज रिहर्सल्स, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज और एक अब्यूजिव फादर के कंट्रोल में गुजर गया। जॉय जैक्सन, जो उनके फादर और मैनेजर थे, उन्हें परफेक्शन के लिए मारते, धक्का देते और लगातार डांटते रहते थे। माइकल के अंदर एक ब्रिलियंस थी, लेकिन उस ब्रिलियंस की एक कीमत थी: मेंटल प्रेशर, लोनलीनेस और चाइल्डहुड ट्रॉमा। यही वजह थी कि माइकल अपनी जिंदगी के एंड तक अपना बचपन ढूंढते रहे। थीम पार्क्स, नेवरलैंड रैंच और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। उनके क्लोज लोग कहते थे कि माइकल इमोशनली एक चाइल्ड ही बन गए थे, और फेम का प्रेशर उनके ऊपर एक और बोझ था: मीडिया की हैरेसमेंट, कंट्रोवर्सीज और एक्सपेक्टेशंस। इसीलिए जब दुनिया उन्हें एक सुपरस्टार के रूप में देखती थी, असल में माइकल एक इंसान था जो अंदर से टूट रहा था, और यही वल्नरेबल साइड ने उन्हें दवाओं पर डिपेंडेंट कर दिया था। 25 जून 2009 की दोपहर लॉस एंजलिस से इमरजेंसी सर्विस को एक कॉल आई। ही इज नॉट ब्रीदिंग। कॉल करने वाला इंसान था माइकल का सिक्योरिटी हेड अल्बर्टो अल्वारेज। जब पैरामेडिकल्स माइकल की लोकेशन पर पहुंचे तो उनके सामने था एक शानदार बेडरूम, जहां माइकल जैक्सन बिस्तर पर बेजान पड़े थे, और उनका रूम किसी हॉस्पिटल की तरह लग रहा था। 4th स्टैंड्स, सेलिन बैग्स और इंजेक्शंस इधर उधर बिखरे हुए थे। माइकल के पास एक ही आदमी था, डॉक्टर कॉनरेड मुरे। उसने घबराए हुए शब्दों में कहा कि ये सब कुछ अभी हुआ है, लेकिन पैरामेडिक्स समझ गए थे कि माइकल को मरे हुए कुछ वक्त हो चुका है। पैरामेडिक्स ने बाद में कहा भी कि कॉल लेट से आई है। अगर ये कॉल पहले आती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। खैर, जैक्सन की बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और दुनिया को बताया गया कि किंग ऑफ पॉप हार्ट अटैक से गुजर गए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिल का दौरा था? माइकल की जिंदगी देखने में ग्लैमरस थी, पर असल में वो लगातार दर्द से लड़ रहा था। 1984 में पेप्सी के एक शूट के दौरान उनके बालों में आग लग गई थी। दूसरा बड़ा हादसा 1999 में हुआ, जब वो स्टेज पर 50 फीट नीचे गिर गए और उनकी स्पाइन डैमेज हो गई। ये सब इंजरीज उनके साथ हमेशा रही। उनकी जिंदगी क्रॉनिक पेन और स्लीपिंग पिल्स के साए में गुजरती रही। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी नींद। माइकल कई दिन तक नहीं सो पाते थे, और इसी नींद के चक्कर में उनका रिश्ता बना एक ऐसी दवा के साथ जो सर्जरीज में यूज होती है, प्रोपोफॉल। दूध जैसी सफेद इस इंजेक्शन को माइकल प्यार से मिल्क बुलाते थे। 2009 में
माइकल अपने कमबैक टूर दिस इज इट की तैयारी कर रहे थे। 50 शोज लंदन में होने वाले थे और रिहर्सल की थकान उन्हें तोड़ रही थी। इसीलिए उन्होंने अपने कॉन्सर्ट प्रमोटर्स AEG से डिमांड की कि उन्हें एक प्राइवेट डॉक्टर दिया जाए जो हमेशा उनके साथ रहे और उनके दर्द और नींद का इलाज कर सके। और बस इसके बाद ही माइकल की लाइफ में एंट्री हुई डॉक्टर कॉनरेड मुरे की। मुरे के पास कर्जों का बोझ था और माइकल के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था $150,000 पर मंथ का। पैसे का लालच और एक सुपरस्टार पेशेंट का प्रेशर, दोनों ने मिलकर मुरे को उस रास्ते पर धकेल दिया जहां एक बेडरूम को उसने बना दिया एक मेडिकल वार्ड। रात दर रात मुरे माइकल को प्रोपोफॉल देता रहा और फिर आई वो मौत वाली रात। 24 जून को माइकल को नींद नहीं आ रही थी। मुरे ने उन्हें डायजेपम, लोरेजेपम और माइडेजोलम एक के बाद एक सेडेटिव्स दिए, पर कुछ भी काम नहीं हुआ। आखिर में सुबह के करीब मुरे ने उन्हें दिया उनका मिल्क प्रोपोफॉल। जो मेडिकल फील्ड से नहीं है उनको बता दूं कि प्रोपोफॉल देने का एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होता है, मॉनिटरिंग ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर, ताकि पेशेंट को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मुरे ने कुछ भी यूज नहीं किया और उससे भी बड़ी बात, माइकल को सिडेशन में डालकर वो उन्हें अकेला छोड़कर फोन कॉल्स और ईमेल्स में बिजी हो गया। और जब तक वो वापस आए माइकल सांस लेना बंद कर चुके थे। लेकिन तुरंत 9/11 को कॉल करने के बजाय मुरे ने पहले सबूत साफ करना शुरू किया। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बाद में कहा कि प्रोपोफॉल एक ऑपरेटिंग रूम ड्रग है जो सिर्फ ऑपरेशन थिएटर्स में दी जानी चाहिए, वो भी एक टीम के सुपरविजन में। इस ड्रग को देते वक्त एक मॉनिटर होता है जो पेशेंट के दिल की धड़कन, ब्लड ऑक्सीजन और सांस को कंटिन्यूसली चेक करता है। अगर सांस रुक जाए तो तुरंत वेंटिलेटर लगाया जाता है। पर मुरे ने ये सब कुछ इग्नोर किया। उसने ना पल्स ऑक्सीमीटर यूज किया, ना एक बैकअप नर्स रखी और सबसे बड़ी गलती, माइकल को अकेला छोड़ दिया। मेडिकल टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से ये ग्रॉस नेग्लिजेंस था। कोर्ट में एक एक्सपर्ट विटनेस ने कहा, ये ऐसा है जैसा कोई पायलट बिना इंस्ट्रूमेंट्स के अंधी रात में प्लेन उड़ा रहा हो। और जब पुलिस ने एविडेंस देखा, एक मेकशिफ्ट फोर्थ स्टैंड, ग्रेविटी फैट सिस्टम, बेड के नीचे छुपी हुई प्रोपोफॉल की बोतल, तो ये क्लियर हो गया कि ये कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं था, बल्कि एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट था। माइकल का बेडरूम एक ICU बन गया था, वो भी बिना किसी सेफ्टी के। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सब कुछ सस्पिशियस था। रूम एकदम क्लीन था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पुलिस को एक छोटी बोतल प्रोपोफॉल की मिल गई जो बेड के नीचे छुपाई गई थी। थोड़ी और छानबीन करने पर पुलिस को मिला मुरे का छुपा हुआ मेडिकल बैग, सिरिंजेस, प्रोपोफॉल वियल्स और खाली बॉटल्स। पोस्टमार्टम से सब कुछ और क्लियर हो गया। माइकल के ब्लड में इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोपोफॉल थी कि एक्सपर्ट्स ने कहा कि इतनी दवा से तो कोई राइनासोरस भी बेहोश हो जाए। मुरे का कहना था कि उसने माइकल को सुलाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा प्रोपोफॉल दिया था, पर एविडेंस कुछ और ही बोल रहा था। पुलिस को एक ग्रेविटी फेड फोर्थ बैग मिला जिसमें एक बोतल उल्टा लटकी थी, ड्रिप सिस्टम के साथ। ये सेटअप किसी ट्रेन डॉक्टर का नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट लग रहा था। माइकल पूरे सेडेशन में थे। बेड के पास उनकी यूरिन बोतल तक भरी हुई मिली थी। मतलब वो इतने बेहोश थे कि खुद उठकर बाथरूम भी नहीं जा पाए थे। माइकल को सिर्फ सुलाया नहीं जा रहा था, उन्हें जनरल एनेस्थीसिया के अंडर रखा जा रहा था ताकि उनको अपना दर्द का एहसास ना हो और वो स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस करते रहें। 2011 में मुरे को ट्रायल का सामना करना पड़ा। माइकल की फैमिली और फैंस चाहते थे उस पर मर्डर का केस चले,
लेकिन डीए's ऑफिस ने इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर का चार्ज लगाया। मुरे के लॉयर्स ने आर्ग्यू किया कि माइकल खुद अपनी नींद के लिए प्रोपोफॉल मांगते थे और प्रोपोफॉल उनका एक एडिक्शन बन चुका था। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि चाहे पेशेंट डिमांड करे या नहीं, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना। मीडिया ने इस केस को 24/7 कवर किया और दुनिया भर के लोग टीवी पर घंटों बैठकर अपडेट्स लेते रहे। जब वर्डिक्ट आया गिल्टी तो फैंस ने चीयर किया, लेकिन साथ ही उन्हें लगा ये इंसाफ अधूरा है। फैंस चाहते थे कि मुरे पर मर्डर का केस होना चाहिए, सिर्फ मैनस्लॉटर का नहीं। कोर्ट ने मुरे को गिल्टी पाया और 4 साल की सजा सुनाई, लेकिन वो सिर्फ 2 साल में रिहा हो गया। AEG पर भी केस हुआ, पर वो बच निकल गए और जहां केस खत्म हुआ वहां कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो गई। कुछ लोग कहते हैं मुरे ने पैसा कमाने के लिए ये किया। कुछ मानते हैं कि बड़े म्यूजिक लेबल्स ने माइकल को चुप करा दिया क्योंकि वो उनके स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स खोलकर सामने लाना चाहता था। और कुछ फैंस आज भी कहते हैं माइकल जिंदा है। एक पॉपुलर थ्योरी ये भी है कि माइकल सोनी म्यूजिक के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत गुस्से में थे। उन्होंने पब्लिक में कहा था, सोनी इज एविल, दे डोंट केयर अबाउट आर्टिस्ट। माइकल अपना पब्लिशिंग कैटलॉग वापस चाहते थे, जिसमें बीटल्स के सॉन्ग्स भी शामिल थे, जिसका वैल्यू $1 बिलियन का था। क्रिटिक्स का कहना है कि उनकी मौत के बाद उनके एल्बम और मर्चेंडाइज सेल्स इतनी बढ़ गई कि रिकॉर्ड लेबल्स और कॉरपोरेशन ने प्रॉफिट कमा लिया। एक और एंगल जो फैंस बार बार उठाते हैं वो है मीडिया का रोल। माइकल अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में मीडिया के लिए एक टैब्लॉइड टारगेट बन गए थे। हर दिन उनके खिलाफ नए स्कैंडल्स छपते, कभी उनके अपीयरेंस को लेकर, कभी उनके पर्सनल लाइफ को लेकर। इस नेगेटिव पोर्ट्रेयल ने उनकी मेंटल हेल्थ को और भी खराब कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जब माइकल ने अपने दिस इज इट टूर से कमबैक की तैयारी शुरू की तो मीडिया हाउसेज और कॉर्पोरेट पावर्स दोनों को डर था कि अगर माइकल फिर से सुपरहिट हो गए तो उनका नरेटिव फेल हो जाएगा। माइकल की पॉपुलैरिटी का लेवल ऐसा था कि उनकी एक आवाज दुनिया भर में मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर कर सकते थे। शायद इसी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानता है कि उनकी मौत के पीछे एक बड़ा कवर अप भी हो सकता है। और अगर आप गौर करो तो माइकल की मौत ने उन्हें एक ट्रैजिक हीरो बना दिया, एक ऐसा इंसान जो दुनिया को खुशी देता रहा पर खुद सिस्टम का शिकार बन गया। दूसरी तरफ कुछ फैंस कहते हैं कि उनकी मौत में गवर्नमेंट एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि माइकल अपने कॉन्सर्ट्स में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने लगे थे, जैसे दे डोंट केयर अबाउट अस। माइकल की डेथ के बाद उनका इम्पैक्ट और भी बड़ा हो गया। दिस इज इट कॉन्सर्ट जो कभी नहीं हुआ, उसके रिहर्सल फुटेज को डॉक्यूमेंट्री बनाकर रिलीज किया गया, जो लोगों के बीच सुपरहिट हो गई। माइकल का म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक्सप्लोड कर गया और सबसे बड़ी बात, माइकल की लेगेसी इमोर्टल बन गई। आज भी हर डांस फ्लोर पर मून वॉक होता है। हर सिंगर के लिए माइकल एक बेंचमार्क है। उनकी स्टोरी एक वार्निंग भी है कि फेम और मनी के पीछे हेल्थ और सेफ्टी को इग्नोर करना एक सुपरस्टार को भी ले डूबता है। पर सच जो भी हो, एक बात तय है, माइकल जैक्सन किंग ऑफ पॉप दुनिया को छोड़कर चले गए। ये एक डॉक्टर की लापरवाही थी या एक कॉर्पोरेट साजिश, ये सवाल आज भी जिंदा है। तो आप क्या मानते हो, क्या माइकल की मौत सिर्फ एक गलती थी या एक प्लान मर्डर? तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे विश्वास है कि आपको ये कहानी सुनकर मजा आया होगा। अगर आपको ये कहानी मजेदार लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे नए वीडियो पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं।